हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3A का प्रश्न संख्या 4 से। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3A का प्रश्न संख्या 1 से 3 तक हल करवा दिए थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सब मिलकर। देखिए, प्रश्न संख्या 4 का पहला पाठ क्या कहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। कह रहा है 5 पेंसिल है और 7 कलमों का मूल्य कुल कितना है, 50 रुपये है। 5 पेंसिल है और 7 कलमों का दोनों को जोड़कर मूल्य कितना दिया गया है, 50 रुपये है। फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल है अब तथा 5 कलमों का मूल्य 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपये है। ठीक है, कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से हमें क्या बताना है, हल करना है। इसके पहले मैंने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तीनों ही ग्राफी विधि से हमने ग्राफ विधि से बताया है। यदि आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। देखिए, कह रहा है 5 पेंसिल है और 7 कलम है। इन 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना दिया गया है, 50 रुपये। अब कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना दिया गया है, 46 रुपये दिया गया है। तो हमें एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य बताना है ग्राफी विधि से। ठीक है, तो इसके पहले प्रश्न में क्या दिया था, पहले समीकरण बना के दिया गया था और उसको ग्राफ पर दिखाना था। ठीक है, लेकिन अब इसमें कोई समीकरण नहीं दिया गया है, आपको कोई समीकरण नहीं दिया गया है। अब आपको इसमें कोई समीकरण बनाना है और उसको ग्राफ से हल करना है। ठीक है, समीकरण बनाना होगा फिर ग्राफ से उसको हल करना होगा। 5 पेंसिल 7 कलमों के मूल्य से एक समीकरण बनेगा और 7 पेंसिल और 5 कलमों के मूल्य से दूसरा समीकरण बनेगा। फिर दोनों समीकरण को हम ग्राफ विधि से हल करेंगे और बताएंगे एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस तरह प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। इस तरह प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, पूछा एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पूछा है, तो जो पूछा जाएगा इस तरह सवाल में उसी को हम मानते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपये और एक कलम का मूल्य क्या है, y रुपये मान लिया जाता है मैथ में। तो मानते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है बाबू, कौन दिक्कत हुई तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए लोगों। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य क्या हो गया, y रुपये। अब हमको पता चल गया है कि एक कलम का मूल्य क्या है और एक पेंसिल का मूल्य क्या है। अब जितना पूछेगा पेंसिल उसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, अगर 1 रुपया का एक टॉफी मिल रहा है तो 10 रुपया का कितना टॉफी मिलेगा, 10 टॉफी मिलेगा। आपने क्या किया, 10 टॉफी में 10 से गुणा कर दिया है। ऐसे भी समझिए, अगर एक कलम 5 रुपये का मिल रहा है तो 3 कलम कितने का मिलेगा, 15 रुपया। 3 में क्या कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए। उसी तरह आपके पास एक पेंसिल का मूल्य पता चल गया है और एक कलम का मूल्य पता चल गया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार का मतलब होता है बाबू प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। कहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। कुल का मतलब जोड़, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो कितना मिल जाता है, 50 रुपये मिल जाता है। कितना मिल जाता है, 50 रुपये, क्योंकि कुल का है ना। कुल का मतलब जोड़ क्या करेंगे, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब बराबर 50 रख देना है। एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया है, x रुपये,
तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए दिया है तो 5 पेंसिल का मूल्य, एक कलम का दाम 5 रुपए दिया है तो 5 कलम का दाम 5 बचे 25 गुणा कर देना है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए दिया है तो 5 पेंसिल का यानी x और 5 का क्या कर देना है इसमें गुणा, यानी 5 x हो गया। फिर प्लस प्लस है तो प्लस लगा देना है। एक कलम का मूल्य y रुपए है, देखिए क्या है y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य 7 गुणे y यानी कितना हो गया 7y बराबर कितना हुआ 50। ये मेरा समीकरण 1 मिल गया। ठीक है बाबू, एकदम आसान था, कोई डाउट। अब एक समीकरण तो हम बना लिए। अब कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य हमें बताना है, कितना दिया है 46 रुपए। लिखना है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। एक बार प्रश्नानुसार हो गया था पुनः यानी दोबारा प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब क्या कहा है 7 पेंसिल है, कितना है 7 पेंसिल, 7 पेंसिल हो गया और 5 कलम हो गया, 5 कलम हो गया। इन कुल मतलब कुल दिया ना, इनको जोड़कर कितना देना पड़ रहा है बाबू 46 रुपए देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 गुणे x यानी 7x प्लस 5 कलम का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 5 का 5y बराबर कितना दिया है 46। ये समीकरण मेरा क्या हुआ 2 मिल गया। ठीक है बाबू, कोई डाउट। अब हमें समीकरण मिल गया है, क्या मिल गया है समीकरण मिल गया है। अब इस समीकरण से हमें क्या निकाल देना है बिंदु, क्योंकि ग्राफ पे दिखाना है इसको, तो समीकरण से 2 समीकरण मिल गया है, इसको क्या निकालना है बिंदु निकालना है। तो बिंदु निकालना हम लोग प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 में देखे हैं। लिखना है, यहां मैं इधर निकाल दे रहा हूं, चलिए यहां पर अभी जगह है। लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, क्या दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, क्या करना है x का मान क्या रखना है 0, तो y का मान मिल जाएगा। फिर y का मान 0 रखना है तो x का मान मिल जाएगा। लिखना है x बराबर 0 रखने पर। ठीक है बाबू, x बराबर 0 रखने पर। अब जहां जहां x होगा समीकरण 1 में वहां पर क्या रख देना है 0। तो 5 यहां पर x मिल गया तो x के स्थान पर 0, फिर प्लस 7y बराबर 50। ठीक है बाबू, इसका 5 में किसी भी संख्या में 0 से गुणा करता है तो क्या हो जाता है 0, तो 5 गुणे 0 यानी 0 प्लस 7y बराबर 50। इसको जोड़ेंगे तो 7y मिलेगा बराबर 50, तो y बराबर 50/7। अब यहाँ से y का मान इसको भाग दे दें, हम सब भाग दे देते हैं। देखिए हम इधर भाग दे देते हैं, भाग देते हैं 50 में किससे भाग देना है 7 से। अंश में हर से भाग देते हैं बाबू, अंश में ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, तो अंश में हर से भाग देंगे तो 7 सते 49 बचेगा। देखिए 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 के नाम 7 बचेगा। अब 10 में से 7 गया 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, ये कट गया यानी 0.2 स्थान तक रखिए तो कितना आ गया, कितना आया बाबू, कितना आया भाग देने पर 7.14। अब यहां से बिंदु निकाल लेते हैं, बिंदु मिलेगा बाबू। आपने x का मान क्या रखा था 0, पहले x का मान रखा जाता है उसके बाद y का मान। जब भी ग्राफिक विधि पर चलते हैं पहले x अक्ष पे चलते हैं उसके बाद y अक्ष पे चलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले x अक्ष का मान क्या दिया है 0, x अक्ष का मान 0 रखा है तो y का मान कितना मिला है 7.14। ठीक है बाबू, ठीक है लाला, ये आपका इतना मिल गया। ठीक है, अब लिखना है, अब देखिए x का मान 0 रखा है तो y का मान मिल गया, अब y का मान 0 रखना है तो x का मान मिल जाएगा। लिखना है यहाँ पर y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर रखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है,
देखिए इरेज कर दिया, हाथ से ही इरेज कर दिया हमने। ठीक है, हमारे अंदर भी टैलेंट है, हाथ से इरेज कर दे रहे हैं। अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 यही तो है, यहाँ छुपा हुआ है। देखिए समीकरण 1, तो यहाँ समीकरण 1 रख देते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब हमें x क्या y का स्थान पे क्या रखना है? 0। तो 5x प्लस 7 गुणे 0 बराबर क्या हो गया? 50। ठीक है, अब यहाँ से 5x प्लस ये पूरा क्या होगा? 0 बराबर 50। तो 5x बराबर 50, x बराबर 50/5। ठीक है, ये आपका मिल गया। तो इसको काट दीजिए, 5 का नाम 5, यानी x का मान कितना मिल गया? 10। बिंदु क्या मिलेगा यहां से? बिंदु क्या मिलेगा? x का मान, पहले x का मान रखा जाता है, उसके बाद y का मान रखा है। तो x का मान क्या मिला है? 10। अब y का मान क्या रखे हैं? y का मान रखने पर क्या मिला है? y का मान 0 रखे हैं, तब जाकर x मिला है आपका, ये आपका मान मिल गया। ठीक है बाबू, तो हमने क्या किया? समीकरण 1 से हमने क्या किया? दो बिंदु निकाल लिए, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है। यही काम हम समीकरण 2 में करेंगे, और समीकरण 2 से भी हम क्या करेंगे? 2 बिंदु निकालेंगे, उसको हम ग्राफ पर रखेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम समीकरण 2 से बिंदु निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने समीकरण 2 लिख दिया हूं। अब समीकरण 1 से जिस तरह हमने बिंदु निकाला था 2, x का मान 0 रखकर y का मान मिला था, y का मान 0 रखकर x का मान मिला था, उसी तरह समीकरण 2 को भी हम x का मान 0 रखकर y का मान निकाल देंगे और y का मान 0 रखकर x का मान निकाल देंगे। फिर उसको हम ग्राफ पर रखेंगे और वहां से एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, लिखना है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखते हैं। देखिए जहां पर x मिलेगा बाबू वहां पर 0 रखना है। तो यहाँ पर x मिल गया, तो 7 गुणे 0 प्लस 5y बराबर 46। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 7 गुणे 0 यानी क्या हो गया? 0 प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, 0 में 5y जोड़ेंगे तो 5y होगा बराबर 46। अब यहाँ से y को रोकेंगे, ये 5 और y किस में है? गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, काटिए या इसको भाग दे दीजिए। यहाँ पर भाग देकर बता देते हैं आपको, 46 में 5 से भाग देना है, अंश में हर से भाग दिया जाता है दोस्तों। तो 5 9 45, 6 में से 5 गया 1, ये पूरा कट गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना आया दोस्तों? आया y बराबर कितना आया? 9.2। ठीक है, बिंदु क्या मिलेगा? यहाँ से बिंदु मिलेगा, बिंदु आपने क्या किया था? x का मान 0 रखा था, तो y का मान कितना मिला है? 9.2। ठीक है, ये आपका बिंदु मिल गया, ये आपका बिंदु मिल गया। अब इसी तरह हम y बराबर 0 रखेंगे, लिखना है y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है उसको लिख लेते हैं। देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब इसको, इसमें जहां भी आपको y मिलेगा वहां पर क्या रखना है? x। तो 5 गुणे y का स्थान पर 0 बराबर 46। ठीक है, यहाँ से 7x 5 गुणे 0 यानी 0 बराबर 46, 7x प्लस 0 यानी 7x बराबर 46, x बराबर 46/7, गुणे में था बराबर हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब यहाँ भी इसको भी भाग दे देते हैं हम लोग। 46 में किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 2 अंक 4 में भाग नहीं जाएगा तो 6 ले लेंगे, तो 7 छाक
42, 6 में से 2 गया, 4 कट गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 पचे 35, 5 इसको एक देगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये पूरा कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 सते 49, 1, यानी कितना आया है यक्स बराबर 6.57। बिंदु क्या मिलेगा बाबू, बिंदु मिलेगा, पहले यक्स का मान रखा जाता है 6.57, फिर वाई का मान क्या रखे हैं 0, ये आपका एक बिंदु मिल गया। इस तरह हमने समीकरण 1 से और समीकरण 2 से बिंदु निकाल दिया हूं। अब इसको हम ग्राफ पे हल करेंगे, तो इसको नोट कीजिए और इसको इरेज करके हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु यहां पर लिख दिया हूं और समीकरण 2 वाला बिंदु यहां पर लिख दिया हूं। अब इसको ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ पर दिखाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे, दुखहरण का। यही तो है जो न हम इनका साथ छोड़ते हैं न ये हमारा साथ छोड़ते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल हम सब यहाँ पर करेंगे। ये बहुत काम देते हैं हमारे। एकदम सीधा आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, ठीक है। देखिए दुखहरण है हमारे, बड़ी दुख हर लेते हैं। इनका ग्राफ ठीक है, देखिए बन गया है। इनको रखते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा वाई अक्ष है, ठीक है, और ये मेरा यक्स अक्ष है, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु, कोई भी बिंदु ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब ये ऋणात्मक दिशा में तो नहीं जाएगा, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपको पता है प्लस में जाता है और ये भी प्लस में है, तो चारों बिंदु जो दिया गया वो प्लस में है, इसका मतलब ये माइनस तो तरफ नहीं जाएगा। अब इनको क्या करते हैं, कुल कहाँ तक गया है, देखिए 9 लगभग 9 10 तक गया है, ये भी 10 तक गया है, तो 10 तक इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नामकरण इसका कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इनका भी नामकरण यहाँ पर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस बिंदु को दर्शाएंगे। पहले समीकरण 1 से बिंदु को दर्शाते हैं। यक्स अक्ष पे क्या चला है 0, वाई पे कितना चल रहा है 7.14, तो 7.14 क्या हो, 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो इसका मतलब 7 से बड़ा और 8 से छोटा यहीं पर आएगा कहीं, ये 7 और 8 के बीच में। तो इस बिंदु का नाम लिखते हैं 0,7.14, 0,7.14, ठीक है। अब इस बिंदु को लिखता है, यक्स अक्ष पे कितना चल रहा है 10 और वाई अक्ष पे कितना चल रहा है 0, तो यक्स अक्ष पे 10 यहाँ पर है और वाई अक्ष पे 0, ठीक है। इनका नामकरण कर देते हैं, ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका, ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका B है, ठीक है। अब इनको दुखहरण की सहायता से हम लोग इनको मिलाते हैं। आइए दुखहरण जी, आप ही तो हैं हमारे कर्ता धर्ता। ठीक है,
देखिए दुहरण जी से हमने क्या किया, इनसे मिला दिया, ये बिंदु तो मिल गया। अब इनको रख देते हैं, ये भी थोड़ा आराम करें। अब समीकरण 2 से हम लोग बढ़ते हैं। समीकरण 2 से क्या है, 0 का मान 9.2, तो समीकरण x पे कितना चला है 0 और y पे 9.2। तो देखिए 9.2 जो है 10 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो इसका मतलब ये भी यही कहीं पर आएंगे। तो इनका नामकरण करते हैं। 0 का मान 9.2, ये हो गए हमारे A B और ये हमारे C बिंदु हो गया। और उसके बाद x अक्ष पे कितना चल रहा है 6.57, तो 6.57 जो है 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसका मतलब यहीं पर कहीं ये भी आएंगे। तो इनका नामकरण कर लेते हैं 6.57 और 0, ये हमारे हो गए D बिंदु। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं। दुखहरण जी आप कहाँ गए, आइए और अपना काम करिए। देखिए दुखहरण जी अपना काम कर लिए। ठीक है बाबू, दुखहरण जी अपना काम कर लिए। अब इनको बना देते हैं। ये समीकरण का लाइन क्या है, देखिए समीकरण सीधा जाएगा। मैं दुखहरण से और थोड़ा लाइन सीधा कर देता हूँ। सॉरी, कहाँ गया मार्कर मेरा। चलिए मैं इसको हाथ से ही कर देता हूँ, दुखहरण बहुत दुखी पहुंचा दी हमको। अब इस समीकरण का नाम लिखना है। इस समीकरण का नाम क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इस समीकरण का नाम लिखना है, क्या नाम है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है ना, इस समीकरण का नाम हो गया। अब इतने से थोड़ा भद्दा दिख रहा है, कोई बात ना, दुखहरण हमारे साथ नहीं दिए हैं इस समय, रोज तो देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अभी जहां पर बिंदु काटेगा, ये दोनों ग्राफ जहां पर काटेंगे वही बिंदु हमें लिख लेना है। देखिए बिंदु यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं कि नहीं, तो इसको अगर देखा जाए तो ये 5 के सीध में है, x अक्ष के किस में सीध में है, 5 के सीध में है, और ये x अक्ष के 3 के सीध में है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पहले x अक्ष का बिंदु लिखा जाता है। निर्देशांक जब भी लिखते हैं तो पहले x अक्ष का लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष का लिखा जाता है। तो x अक्ष पे पहले कितना चला है 3, और y अक्ष पे कितना चला है, y अक्ष पे कितना चला है, ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर है, तो कितना चला है 5। ठीक है बाबू, तो इसका मतलब x का मान पहले x अक्ष पे चलते हैं, उसके बाद y अक्ष पे चलते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो x अक्ष पे पहले चले तो 3 मिला है, उसके बाद y अक्ष पे चले तो 5 मिला है। तो x बराबर क्या मिला है, x बराबर मिला है 3 और y बराबर मिला है 5। तो इस तरह x किसको माने थे, एक पेंसिल का मूल्य माने थे, और y किसको माने थे, एक कलम का मूल्य माने थे। तो लिखना है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 और एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर 5। इस तरह हमने एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कर लिया। बजाओ ताली। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और इसको इरेज करके हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का दूसरा पार्ट, ये भी काफी आसान है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इसको आप लोग IMP कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, आप ही लोग के क्लास के हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता है जिन्होंने 10 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है
वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से क्या होनी चाहिए, 4 अधिक होना चाहिए। इसका मतलब लड़कियां अधिक हैं और लड़के कम हैं। लड़के कितने अधिक हैं, लड़कों से 4 अधिक हैं। हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रश्न में हमें कोई ग्राफ विधि से हल करने के लिए नहीं बोला है, कहीं ग्राफ नहीं किया है, बस हमें लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में बताना है। देखिए एक कक्षा 10 के आप ही लोग क्लास के 10 विद्यार्थी गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। कहा गया है जिसमें लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से क्या होनी चाहिए, 4 अधिक होना चाहिए। तो हमें बताना है कितने 10 में से कितने लड़कियां हैं और 10 में से कितने लड़के हैं। इसके पहले हमने बताया था कि इस टाइप के प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को हम मानते हैं। क्या हमसे पूछा गया है, लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा गया है, तो हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या y, और x और y का मान निकालेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हल और मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है, ठीक है बाबू। माना लड़कियों की संख्या लकड़ियों मत लिख दिया, ठीक है। लड़कियों की संख्या x तथा लकड़ों मत लिखिए, लड़कों की संख्या y है, ठीक है। सिंपल सी बात है। हमने कहा जो पूछा जाएगा उसी को मान लेना। लड़कों लड़कियों की संख्या पूछा गया था तो माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है, ठीक है। अब इस टाइप पे ध्यान दीजिए, लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़कर कितने लोग हो रहे हैं, 10 लोग हो रहे हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। लड़कियों की संख्या कितना है, क्या माने हैं, x प्लस है प्लस, और लड़कों की संख्या क्या है, y माने है, बराबर कितना हो गया 10। और ये अब रहा आपका समीकरण 2, कितना, सॉरी समीकरण 1, हम 2 कहाँ चले गए, भारी बाउंडर मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह पुनः प्रश्नानुसार, यानी एक बार प्रश्नानुसार हो गया तो दोबारा प्रश्न के अनुसार चलते हैं। कहा है जो लड़कियों की संख्या होना चाहिए, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक होना चाहिए। लड़कों की संख्या, ध्यान दीजिए, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से क्या होना चाहिए, 4 अधिक होना चाहिए। कौन अधिक है, लड़कियां अधिक है। अब हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर करना चाहते हैं, तो ये अधिक है और ये कम है, क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो अगर 4 इसमें अधिक करने के लिए कहा है, अधिक मतलब जोड़ना और कम मतलब घटाना, तो अधिक इसमें करने के लिए कहा है, अगर 4 इसमें न जोड़कर हम इसमें कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो अब दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लड़कियां ही तो 4 अधिक हैं। अगर लड़कियां 4 अधिक हैं और ये 4 कम हो गए तो इन दोनों की संख्या बराबर नहीं होगा। तो 4 अधिक यह है, अगर इसमें ना 4 जोड़कर हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यही काम करेंगे, हम दोनों की संख्या क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो इन दोनों की संख्या हम बराबर करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों की संख्या बराबर हो गया। तो लड़कियों की संख्या क्या है, x, और लड़कों की संख्या क्या है, y, और प्लस कितना हो गया, 4। ये समीकरण मेरा हुआ 2, समीकरण 2 हो गया, ठीक है बाबू। अब इस तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो लिखना है, अब देखिए समीकरण 2 का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि x का मान मिला है तो वहां से मिल जाएगा सब कुछ मान। हमें लिखना है समीकरण 2 का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10। अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है, y प्लस 4। तो यहां पर रख देते हैं, देखिए x के स्थान पर y प्लस 4, तो यहां पर x मिल गया, तो x प्लस 4, इस x के स्थान पे क्या लिखना है, इस x के स्थान पर y प्लस 4 रखना है, तो हम x प्लस 4, मिस्टेक हो गया, क्या लिखते हैं, x के स्थान पर y प्लस 4 रख दिया x के स्थान पर, फिर प्लस क्या दिया है y बराबर 10। ठीक है, अब यहां से एक y और एक y मिलकर कितना हो गया, 2y प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, अब 2y को रोक लीजिए, अंक को एक तरफ कर दीजिए, ये 10, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो 2y बराबर हो गया आपके पास 6। तो y बराबर 2 गुणे में बराबर उधर भेजने कहाँ चला गया, बट्टे में, तो काटेंगे इसको, तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, चलिए बट्टे में 3 कहाँ होगा, 2 होगा ना, 6/2। अब इसको काटते हैं, 2 तिहाई 6, तो y का मान कितना मिल गया 3। ठीक है, y का मान तो 3 मिल गया, y का मान 3 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, x का मान, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए क्या है, x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y प्लस 4, x, अब y का मान हमें पता है, y का मान कितना मिला है 3 प्लस 4, तो x बराबर कितना मिल गया 7। तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या बराबर कितना मिला है 7, और लड़कों की संख्या बराबर 3। ठीक है बाबू, तो इस तरह हमने क्या किया, लड़कियों की संख्या निकाल दिया 7 और लड़कों की संख्या 3। अब देखिए मेरा आंसर सही है कि नहीं, 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 10 लड़के थे। अब लड़कियों की संख्या जो है, लड़कों से देखिए 4 अधिक है कि नहीं, लड़कों की संख्या 3 है, और 3 में और कितना जोड़ दें कि 7 हो जाएगा 4, तो वही 4 आपके पास अधिक लड़कियां हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 अलग प्रश्न है थोड़ा, इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। अनुपातों A1/A2 फिर कामा दिया गया है B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण मतलब जो नीचे दिया गया है, समीकरण युग्म, यानी प्रत्येक समीकरण के 2-2 समीकरण दिया गया, प्रत्येक भाग का 2-2 समीकरण दिया गया है। देखिए समीकरण 1 का 2 दिया गया, समीकरण 2 का 2 दिया गया, समीकरण 3 का 3 दिया है। युग्म मतलब जोड़ा, 2-2 करके दिया गया है। द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, हमें बताना है एक बिंदु पर छेद करती हैं कि समांतर है अथवा संपाती होता है। तो इसको आखिर समझ लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में समझ लेते हैं, तब हम एक एक करके प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बाबू, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कब संपाती होगा, कब समांतर होगा, कब प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करके हम क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर C1 बट्टा C2 निकालेंगे। ठीक है, A1 बट्टा A2 निकालेंगे, B1 बट्टा B2 निकालेंगे, C1 बट्टा C2 है, ऐसे सब में से निकाल लेंगे, इससे तुलना करके और इसके तुलना करके, और देखेंगे अगर A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना, जो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है, ये बराबर हो या ना हो उससे नहीं किया, बस A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 को देखना है। अगर ये बराबर नहीं है तब रेखाएं तब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, और इस तरह केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, केवल एक हल होगा। कहने का मतलब कि दो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जितने बिंदु पर, जब दो रेखाएं जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उतना उसका हल होता है। तो ये रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है बाबू, केवल एक हल होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, A1 बट्टा A2, ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर हो गया B1 बट्टा B2 के, बराबर हो गया C1 बट्टा C2 के। अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2 के, तब रेखाएं संपाती होंगी, तब रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। और इसमें क्या होगा, अब परिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। ये सब नियम है, अनेक हल होगा। इसका मतलब क्या है, संपाती क्या होती है, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है तो वह संपाती कहलाती है। क्या कहलाती है, जैसे मतलब एक हथेली के ऊपर दूसरा हथेली रख देंगे तो ये मेरा रेखाएं क्या है, संपाती हैं। और ये पूरे हथेली को, ये वाला हथेली मेरा क्या कर रहा है, टच कर रहा है, प्रत्येक भाग को टच कर रहा है। देखिए मैं मार्कर को रख दे रहा हूँ, ये एक रेखा के ऊपर दूसरा हाथ रख दिया तो ये सभी भाग को टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, और सभी भाग को टच कर रहा है, इसका मतलब सभी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, हाथ अनंत बिंदु पर टच कर रहा है तो अनंत बिंदु पर टच करेगा, इसलिए आप परिमित रूप से अनेक हल होगा। जब अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो अनंत हल होगा। देखिए इसको सभी बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए क्या होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरा क्या है, अगर आपके पास A1 बट्टा A2 बराबर हो गया B1 बट्टा B2 के, और बराबर नहीं है किसके, C1 बट्टा C2 के, तब रेखाएं बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तब रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। दो रेखाएं समांतर होंगी। तो अब बताइए, हमने कहा कि जब दो रेखाएं जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसका उतना हल होगा। तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, नहीं। जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो कोई हल नहीं होगा, तो लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा। तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। देखिए दो रेखाएं ऊपर हैं तो क्या ये दोनों टच कर रही हैं, नहीं। जितने बिंदु पर टच करती हैं, देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर टच कर रहा था तो केवल एक हल था, यहाँ पर सभी बिंदु पर टच कर रहा था, अनेक बिंदु पर टच कर रहा था तो अनेक हल था। इसमें कोई बिंदु पर टच नहीं कर रहा है, समांतर है, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। देखिए प्रश्न बिल्कुल आसान है, ये आपको समझने में हो सकता है कठिन लगा हो, लेकिन प्रश्न जब एक दो हम हल करेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। दो समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 से A1 B1 और C1 निकाल देंगे, समीकरण 2 से A2 B2 और C2 निकाल देंगे, और इसको A1 बट्टा A2 करके B1 बट्टा B2 करके C1 बट्टा C2 करके देखेंगे क्या ये दोनों बराबर नहीं है, तो
प्रतिच्छेद करेगा। अगर तीनों बराबर आ गए तो संपाती होगा। अगर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 के, तब क्या होगा? समांतर होगा। बस ऐसे लिखना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे समझ में आया है। आप इसका नोट कीजिए, इस इरेज करके हम प्रश्न संख्या एक हल करके दिखाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 का पहला हल करके हमको देखते हैं और बताते हैं कि यह संगत है, प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है या संपाती है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका हल करते हैं प्रश्न संख्या 5 का। तो लिखेंगे हल देखते हैं। इसका दिया गया है 5x - 4y + 8 बराबर क्या दिया है? 0 और 7x + 6y - 9 बराबर क्या दिया है? 0। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखना है यहाँ से समीकरण 5x - 4y + 8 बराबर 0। समीकरण 5x - 4y + 8 बराबर 0 को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 को हमने क्या किया? a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करा देते हैं बाबू। यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर x का स्थान पर गुणांक क्या है? a1, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 5। इसका मतलब a1 बराबर क्या मिल गया? 5। ठीक है बाबू, ठीक है लाला, समझ में आता कि नहीं? बताओ जाए। यहाँ पर y बा और यहाँ पर भी y बा, लेकिन यहाँ पर y के स्थान पर क्या दिया लिया? b1 गुणांक, और यहाँ पर y का गुणांक कितना दिया है? -4 चिन्ह के साथ। तो b1 बराबर -4 मिल गए, ठीक बा। यहाँ पर देखो c1 अचर पद दिया है और यहाँ पर c1 का अचर पद क्या दिया है? 8, ठीक है, ये मिल गए। अब a1 b1 c1 निकाल दिया समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार ठीक है, समीकरण 7x + 6y - 9 बराबर 0 को a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखिए a1 बराबर क्या मिलेगा? देखिए a1 नहीं, a2 बराबर, देखिए x का गुणांक क्या है? a2, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या मिला है? 7, ठीक है। यहाँ पर y का गुणांक कितना है? b2, तो यहाँ पर y का गुणांक कितना मिला है? 6 मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए c2 का गुणांक c2 दिया है, तो यहाँ पर अचर पद कितना दिया है? -9। अब इस तरह हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल दिया हो, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है a1 बट्टा a2, a1 का मान कितना दिया है? 5। अब a2 का मान कितना दिया है? 7, ठीक है। अब इस तरह निकालेंगे b1 बट्टा b2। b1 का मान कितना दिया है? -4, और b2 का मान कितना दिया है? 6, ठीक है। अब इस तरह निकालेंगे c1 का मान कितना दिया है? c1 बट्टा c2। c1 का मान कितना दिया है? 8, और c2 का मान कितना दिया है? -9। तो ध्यान दीजिए, आप निकालते हैं a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के से। ध्यान दीजिए यहाँ पर a1 बट्टा a2 का मान कितना दिया है? 5 बट्टा 7, इसका क्या दिया है? -4 बट्टा 6, और इसका कितना दिया है? 8 बट्टा -9।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आप पहला आपको मिल रहा है 5 बट्टा यानी A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, ये 5 बट्टा 7 है और ये 4 बट्टा -4 बट्टा 6 क्या बराबर है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं पहले ही बराबर नहीं मिल गया, इसका मतलब A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है। आगे आप जांच करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही आपको A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो पहले ही मिल गया, तो आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बराबर हो या न बराबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, और केवल, और यहां पर लिख दे रहा हूं, और केवल एक हल होगा, ठीक है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है, इसका मतलब ये क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदी कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, अतः रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है, यहाँ भी बराबर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसका नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, इसमें भी हमें प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती बताना है। तो लिखना है यहाँ पर भी समीकरण 9x + 3y + 12 बराबर 0 को A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं बाबू। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो A1 का स्थान पर क्या मिला है? A1 का स्थान पर 9 मिल गया, ठीक है। कमा देते हैं, y का गुणांक क्या है? B1, तो y का गुणांक कितना है? 3, तो B1 का स्थान पर कितना मिल गया? 3 मिल गया। C1 अचर पद क्या दिया है? C1 बराबर कितना दिया है? 12, ठीक है। इस तरह हमें A1, B1 और C1 का मान निकाल दिया। अब इसी प्रकार समीकरण 18x + 6y + 24 बराबर 0 को क्या करना है? A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x यहाँ भी है, तो x का गुणांक A2 है, यहाँ पर x है, तो इसका गुणांक कितना है? 18, तो इसका मतलब A2 बराबर क्या मिल गया? 18। y का गुणांक यहाँ पर क्या दिया? B2, तो y का गुणांक कितना मिल गया? 6, तो B2 का स्थान पर क्या मिल गया? 6। C2 का स्थान पर क्या दिया है? 24 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे A1 बट्टा A2 का मान कितना मिला है? A1 का मान कितना मिला है? 9, B1 का मान, अरे A2 का मान क्या मिला है? 18। अब इस तरह B1 बट्टा B2, B1 का क्या मान मिला है? देखिए मैं एक दूसरा मार्कर लिख दे रहा हूँ, या लगा दे रहा हूँ, 9 बट्टा 18, ठीक है। B1 का मान क्या मिला है? 3, B2 का मान क्या मिला है? 6, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी कि मिल गया 1/2। इसको काट सकते हैं, तो इसका भी मिल गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर C1 बट्टा C2 निकाल लेते हैं। C1 का मान क्या मिला है? 12, और C2 का मान क्या मिला है? 24। इसको भी काट देते हैं हम सब, तो 12 का 12 दूना 24, 1/2 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे A1 बट्टा A2
बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 से क्या करना है, A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 का मान क्या मिला है 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2, सबका 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 आया है। अतः A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के बराबर है C1 बट्टा C2 के। ठीक है, तीनों आपस में बराबर है, अतः रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी और परिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है ना, ये दोनों देखिए तीनों आपस में बराबर आ गया, तो इसका अतः A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 के बराबर है C1 बट्टा C2 के। अतः रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। जब तीनों बराबर हो जाता है तो संपाती होती हैं। अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिखवाया है अतः रेखाएं संपाती होंगी और परिमित रूप से लिखवा दिया हूं। अब इसको अपरिमित बना लीजिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दिल से, यहाँ पर परिमित लिखवाया हूं, उसको अपरिमित कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, अपरिमित। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से भी हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकाल देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, x का गुणांक A1 है, x का गुणांक 6, तो इसका मतलब A1 बराबर क्या मिल गया 6। y का गुणांक B1 है, y का गुणांक -3, तो B1 बराबर क्या मिल गया -3 और C1 का स्थान पर क्या मिला है 10। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का गुणांक A2 है, तो x का गुणांक क्या मिल गया 2, तो A2 बराबर क्या मिल गया 2। y का गुणांक B2 है, तो y का गुणांक कितना मिल गया, देखिए y का गुणांक कुछ नहीं दिया है, तो वहाँ पर -1 है। ठीक है, और C2 के स्थान पर क्या मिला है 9। इस तरह मिल गया हम लोग को। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 निकालेंगे। ठीक है, A1 बट्टा A2 का मान, A1 का मान 6 और A2 का मान 2, तो 6 बट्टा 2 मिला है। B1 का मान क्या मिला है -3 और B2 का मान क्या मिला है -1 मिल गया। C2 का मान क्या मिला है 10 और C1 का मान 10 मिला है, C2 का मान 9 मिला है। ठीक है, देख लीजिएगा, -3 -1 इस, ठीक है, इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6, तो इसका मिल गया 3 बट्टा 1, माइनस माइनस कट गया तो क्या मिलेगा 3 बट्टा 1, और ये तो नहीं कटेगा तो इसको ऐसे रहने दें। लिखना है
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 से क्या होगा, यहाँ पर देखिए A1 बट्टा A2 बराबर है किसके, यहाँ पर मान रख लीजिए A1 का मान कितना मिला है, A1 बट्टा A2 का 3 बट्टा 1 बराबर B1 बट्टा B2 का मान क्या मिला है 3 बट्टा 1। आप ध्यान दीजिए C1 बट्टा C2 का मान क्या मिला है 10 बट्टा 9। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मान बराबर है क्या, ये दोनों मान बराबर है नहीं, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अतः A1 बट्टा A2 बराबर है लेकिन B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। अतः रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 5 का तीनों पार्ट हल कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, कह रहा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब जो नीचे दिया गया है समीकरण के दो दो जोड़ा करके दिया गया है। ठीक है, युग्मों में से युग्म संगत, संगत हमें बताना है। ये थोड़ा नया टॉपिक आया, इसमें भी असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, और असंगत है तो कुछ नहीं, छोड़ देना वहीं पर। देखिए संगत और असंगत के बारे में समझ लेते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है, तब सवाल को अपने हल करते हैं। ठीक है, देखिए जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं था B1 बट्टा B2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती थी, प्रतिच्छेदी होती है, और इसमें और केवल एक हल होता है, एक हल होता है। और जब A1 बट्टा A2 बराबर हो गया B1 बट्टा B2 के, बराबर हो गया C1 बट्टा C2 के, तब रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती हैं, संपाती होती हैं, और अपरिमित रूप से ध्यान दीजिएगा, जहां जहां हमने परिमित लिखवाया वहां पर अपरिमित कर लीजिएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। और तीसरा हमने लिखवाया था, जब A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के, बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के, तब रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और कोई हल नहीं होता है, होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें केवल एक हल है, और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और इसमें कोई हल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जिसका हल संभव है, किसका हल संभव है, इसमें भी हल मिल रहा है, इसमें हल मिल रहा है, इसमें कोई हल नहीं है। तो जो हल है उसे हम बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। इसमें भी अपरिमित रूप से अनेक हल है, लेकिन हल तो है, ये भी क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। लेकिन इसमें कोई हल नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, असंगत। ये हो जाएगा संगत, ये भी हो जाएगा संगत। बात समझ नहीं, ये संगत होगा, ये भी संगत होगा, ये भी असंगत होगा। तो ये पूछा है संगत है कि असंगत,
अगर संगत होगा ग्राफिक विधि से हल करना है, असंगत होगा तो वहीं पर छोड़ देना है। तो क्या करना है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 निकालेंगे। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होगा, क्योंकि इसमें एक हल है तो उसको ग्राफ पर दिखाना है। अगर असंगत होगा, इसमें देखिए असंगत होगा तो कोई हल नहीं होगा। असंगत कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तभी असंगत होगा। अगर प्रतिच्छेदी है संगत, अरे प्रतिच्छेदी है संपाती है तो संगत होगा। सिर्फ दो ही में संगत होता है, या तो क्यों प्रतिच्छेदी हो या तो वह संपाती हो, तभी संगत होगा। अगर वो समांतर हो गई तो क्या हो जाएगा, असंगत। और असंगत में कोई हल नहीं होता है। समांतर हो जाएगा तो समांतर होने में कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, असंगत। देखिए सिंपल सी बात है, जब आपके पास ये कंडीशन और ये कंडीशन पालन करेगा तभी संगत है, अगर ये कंडीशन पालन करेगा तो असंगत है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। जब हल संभव है, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तब वह संगत होता है। ठीक है ना। तो ऐसे हम जांच करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन पालन कर गया तो संगत होगा, अगर ये कंडीशन पालन करेगा तो असंगत होगा। तो इसको नोट करिए और बढ़ते हैं पहला प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 का पहला यहाँ पर लिख दिया गया है हल। हम क्या करेंगे, देखिए 5 और 10 जो दिया गया बराबर को उधर है, तो जब समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराते हैं तो बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर 0। लेकिन यहाँ पर अंक रखा है तो इसको भी बराबर इधर लेकर चले जाते हैं हम। तो यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस y, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, क्योंकि बराबर 0 करने पर संगत असंगत या प्रतिच्छेदी समांतर संपाती जब भी बताते हैं तो बराबर 0 होना चाहिए। जो समीकरण दिया गया है उसके बराबर 0 होना चाहिए, बराबर के बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। और इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर नहीं, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, बराबर 0। अब यहाँ से a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करना है। लिखेंगे समीकरण x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कराते हैं तो क्या होगा, देखिए x इसमें भी है, x का गुणन क्या है a1, लेकिन यह x का गुणन कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। a1 बराबर 1, y का गुणांक b1 है तो यहाँ पर y गुणांक यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या मिल जाएगा 1, और c1 का स्थान पर क्या दिया है माइनस 5। ठीक है। इसी प्रकार क्या करना है, समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 10 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं यहाँ पर। देखिए x का गुणांक a2, x का गुणांक 2, तो a2 बराबर मिल गया 2। ठीक है। y का गुणांक b2, y का गुणांक 2, तो b2 के स्थान पर मिल गया 2। c2 का गुणांक कितना दिया माइनस 10, c2 बराबर मिल गया माइनस 10 हो गया। ठीक है। आप यहां से निकालते हैं a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। तो आप देखिए a1 का मान कितना दिया है 1, आप b1 का मान कितना दिया है, सॉरी a2 का मान कितना दिया है 2, b1 का मान कितना दिया है 1 और b2 का मान कितना दिया है 2, c1 का मान कितना दिया है माइनस 5 और c2 का मान कितना दिया है माइनस 10। इसको काट दें तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, 5 के 5, 5 दूना 10, यानी 1/2। ठीक है। तो ध्यान दीजिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से क्या होगा,
a1/a2 का मान क्या मिला है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है। अतः क्या है, ये तीनों माना आपस में बराबर है ना, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। अतः रेखाएं समपाती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। साथ ही साथ, और ऐसे लिख लीजिए, अनेक हल होगा और यह संगत है। क्या है? संगत है। क्या है? संगत है, क्योंकि ये संपाती हो गया। अनेक हल होने का मतलब हल मिला ना, तो ये क्या हो गया? संगत है। और जब संगत हो गया है, ये क्या है? संगत है, तो इसको ग्राफी विधि से भी इसको क्या करना है? हल करना है। ग्राफी विधि पर इसको दर्शाना है। तो असंगत कब होगा? जब समांतर होगा। b1/b2 का मान c1/c2 के मान के बराबर नहीं होगा, तभी समांतर होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, वहां से असंगत होगा। बाकी कोई कंडीशन आता है तो आपके पास क्या होता है? संगत होता है। तो आप इसका नोट कीजिए। अब ग्राफ इसका बनाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 का पहला पार्ट क्या है? संगत पता चला है। और जब संगत पता चला है तो इसको किस विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्राफी विधि से हल करने के लिए आपको बिंदु चाहिए, जो कि हम लोग समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या कर निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे, उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो ये मेरा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x + y बराबर 5। जहां पर x मिलेगा उसके स्थान पर क्या लिखना है? 0 + y बराबर 5। तो y बराबर क्या मिल गया? 5। बिंदु क्या मिलेगा? यहां से बिंदु मिलेगा आपका, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान क्या मिला है? 5। ये आपका बिंदु मिल गया। ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार समीकरण 2 में x बराबर 0 रखें तो अब क्या रखना है? y बराबर 0 रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर 5। ठीक है ना। तो यहां से समीकरण 1 में y का स्थान पे क्या रखना है? 0। तो x + 0 बराबर 5। तो यहां से x बराबर 5 नहीं, सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। तो x + y बराबर 5 दिया है, तो x तो ऐसा रहने दिया, y का स्थान पे क्या रख दिया? 0 बराबर 5। अब 0 और x मिलकर क्या हो गया? x बराबर 5। बिंदु क्या मिलेगा? बिंदु मिलेगा, x का मान क्या मिला है? 5। तो y का मान क्या रखे हैं आप? 0। पहले x का मान लिखा जाता है, फिर उसके बाद y अक्ष का। ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है? 2x + 2y बराबर 10। तो x बराबर 0 रखें, 2 × 0 + 2y बराबर 10। ये पूरा क्या हो गया? 0 + 2y बराबर 10। तो 2y बराबर क्या हो गया? 10। तो y बराबर 10/2 कट गया, तो y का मान क्या मिल गया? 5। ध्यान दीजिएगा। बिंदु क्या मिलेगा? बिंदु मिलेगा, x का मान क्या रखे हैं? 0। तो y का मान क्या मिला है? 5। देखिए मिल गया। पुनः अब देखिए, अब क्या करना है? समीकरण 2 में x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान मिला है y बराबर 0। अब y बराबर 0 रखने
पर। ये सब हमारे लिए नया नहीं है, ये सब हल हम प्रश्न संख्या 1 से ही करते आ रहे हैं, ग्राफिक विधि से बिंदु निकालना, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब यहाँ से क्या रखना है, y बराबर 0 रखना है ना, तो 2x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 10, 2x प्लस 0 बराबर 10, इसको जोड़ेंगे 2x आएगा बराबर 10, तो x बराबर 10/2 कट गया, तो x का मान क्या मिल गया 5। बिंदु क्या मिलेगा, यहाँ से बिंदु मिलेगा, x का मान क्या मिला है 5, तो y का मान क्या रखा है आपने 0। ये आपका बिंदु मिल गया। तो इस प्रकार समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु निकाल दिया, और समीकरण 2 से हमने क्या किया 2 बिंदु निकाल दिया। और देखेंगे एक बात, बिंदु क्या है, समान दोनों का निकला है। देखिए बिंदु दोनों ही, चारों बिंदु क्या है, समान है। अब इसको नोट करिए, हम इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से हमने बिंदु निकाल दिया हूं, चारों बिंदु समान ही है, ठीक है। अब फिर अपने बुलाते हैं दुखहरण जी को, और यहाँ पर आके हम लोग का दुख हरें, इनको थोड़ा सम्मान से पुकारा जाए, ठीक है। देखिए इनको ऐसा बुला लेते हैं, ये रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी इनको थोड़ा सीधा रहिए दुखहरण जी, ठीक है। अब बैठिए आप आराम से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जहाँ पर काटता हो तो आपको सबको पता है मूल बिंदु बोलते हैं, और ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्योंकि अधिकतम 5 ही तक गया है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस बिंदु को दर्शाएंगे 0,5। x अक्ष पे क्या चल रहा है 0, y अक्ष पर 5, तो x अक्ष पे 0, x अक्ष पे 0 चला है, y अक्ष पर 5 चला है, तो 0,5, ठीक है। और वो 5,0 x अक्ष पे 5 चला है, तो y अक्ष पर 0, ठीक है। अब इनको मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया गया। अब ये बिंदु वही आएगा 0,5, 5,0, बिंदु समान ही यहीं पर ये भी आएगा, तो ये आपका ए बिंदु हो गया और ये आपके पास बी बिंदु हो गया। समीकरण का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और इसी का समीकरण ये भी है 2x प्लस 2y बराबर 10। इन दोनों समीकरण से समान बिंदु मिला है, तो ये समीकरण हमने रख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का दूसरा प्रश्न, इसको भी हम सब पता करते हैं कि ये संगत है कि असंगत, ठीक है। तो असंगत संगत बताने के लिए, असंगत और संगत बताने के लिए बराबर बात क्या होना चाहिए 0, लेकिन बराबर बात कोई 0 नहीं है, तो हम बराबर बात हम लोग क्या कर लगाएंगे 0 लिखना है। x माइनस वाई बराबर, सॉरी x माइनस, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस बराबर 0, और 3x माइनस 3y, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करके a1 b1 c2 का मान ज्ञात करते हैं। तुलना करने पर तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का गुणांक a1 है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 1। यहाँ पर y का गुणांक b1 है, यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या पर 1, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो -1 हो जाएगा। और c1 का मान कितना दिया गया -8 चिन्ह के साथ। इसी प्रकार समीकरण
समीकरण 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना हम लोग कर लेते हैं। देखिए नीचे जगह बना है तो बचा है तो लगा लेते हैं। a2 का मान क्या मिला है? a2 का मान 3, चलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं बच रहा है। यहाँ से a2 का मान क्या मिलेगा? a2 का मान 3, b2 का मान, देखिए b2 का मान क्या मिलेगा? -3 और c2 का मान -16। अब क्या निकालना है? a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। ठीक है दोस्तों, अब मान रखन जा का रख दिया। a1 का मान क्या दिया लेगा? 1, अब b1 a2 का मान 3, b1 का मान क्या दिया लेगा? -1 और b2 का मान -3, c2 का मान क्या दिया? c1 का मान क्या दिया लेगा? -8 और c2 का मान -16। ठीक है, देखा ये माइनस और माइनस का हो गई, कट गई तो बचल 1/3। ये माइनस माइनस कट गई, 8 दूनी 8 के नाम 8 दूनी 16, यानी बचल 1/2। ठीक बा। अब लिखना है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से क्या करेगा बा? मान रखा a1 बट्टा a2 का मान क्या मिलल बा? 1/3, b1 बट्टा b2 का मान क्या मिलल बा? 1/3 और c1 बट्टा c2 का मान क्या मिलल बा? 1/2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देब, ई दोनों मान बराबर बा लेकिन ई मान बराबर नहीं बा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः ई का है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो लिखेंगे अतः यह समांतर है, रेखाएं हैं और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और यह जब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो क्या हो जाता है? अतः और यह असंगत है। क्या है? असंगत है। जब यह असंगत मिल गया तो इस ग्राफ पे कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए b1 बट्टा b2 का मान जब c1 बट्टा c2 के मान के बराबर हो जाता है तो समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। और उस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। कहा है जब संगत होगा तभी उसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो क्या मिल गया? असंगत। इसका मतलब संगत नहीं मिला। जब संगत नहीं मिला तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। बस यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, तो आप नोट करिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया है। तीसरा पार्ट है ना, अब लिखना है समीकरण 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं बाबू। तो क्या भाई, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो a1 के स्थान पर क्या मिल जाए? 2। y यहाँ भी है, y गुणांक b1 है, यहाँ पर y गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या मिल गई? 1। और यहाँ पर c1 के स्थान पर क्या मिल गई? -6। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 4x
-2y -4 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। देखिए यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, तो a2 के स्थान पर क्या मिल गई 4, y यहाँ भी है, y यहाँ पर है, b2 के स्थान पर क्या मिल गई -2 और c2 के स्थान पर क्या मिल गई -4। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। ठीक है, a1 बट्टा a2 देखिए, a1 का मान 2 मिला और a2 का मान क्या मिला 4, तो 2 बट्टा 4। b1 का मिला 1 और b2 का मान क्या मिला है -2, तो 1 बट्टे -2। c1 का मान मिला है -6, c2 का मान मिला है -4, तो -6 बट्टा -4। ठीक है, इसको काट दीजिए, 1 बट्टा 2, इसको रहने दीजिए, माइनस माइनस कट गया, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। ठीक है, तो लिखना है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से मान रखिए यहाँ पर a1 बट्टा a2 का मान क्या मिला है 1 बट्टे 2, b1 बट्टा b2 का मान क्या मिला है 1 बट्टे -2 और c1 बट्टा c2 का मान मिला है -3 बट्टा 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले ही a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 के, तो आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पहले ही मान बराबर हो गया, इसका मतलब a1 बट्टा a2 जो है b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। अतः समीकरण का हल संभव है, या ऐसे लिख लीजिए जो लिखते चले आ रहे हैं हम लोग। अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी है और हल और केवल एक हल होगा, केवल एक हल है। अतः यह संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है, यह संगत हो गया क्योंकि प्रतिच्छेदी में एक हल संभव है, तो हल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? संगत। अतः यह संगत है। ठीक है, और जब संगत है तो इसको क्या करना है? ग्राफी विधि से इसको भी हल करना है। तो नोट करिए, ग्राफी विधि से हल करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 का तीसरा पार्ट जो कि संगत मिला था, जब संगत मिला था तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो हल करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे बिंदु। लिखना है समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हैं, क्या मिलेगा? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रखना है? 0। तो 2 गुणे 0 प्लस वाई, और ये बराबर को उधर भेज देते हैं। बराबर देखिए, बराबर उधर जाएगा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये 0 प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 6। तो y बराबर क्या मिलेगा? 6। तो बिंदु आपको मिलेगा, बिंदु मिलेगा। x का मान आप 0 रखे हैं, तो y का मान क्या मिला है? 6। ये आपका मिल गया। ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं बात तो लोगों के बताइए बाबू। अब इस तरह समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब जहाँ भी y मिली उसका स्थान पर क्या रखेगा? 0 रखेगा। 2x y के स्थान पर 0, ये माइनस इधर क्या हो गया? प्लस हो गया।
पूरा करेंगे तो इसका क्या होगा 2x प्लस 0 2x ही होगा बराबर 6, x बराबर 6/2 कट गई तो x का मान क्या मिल गया 3। बिंदु मिली पहले x का मान उसके बाद y का मान, बिंदु मिल गई। अब लिखना है इसी प्रकार समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर क्या है 0। x के स्थान पर 0 रखब तो 4 गुणे 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, एक जुड़बा तो माइनस 2y और ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाए प्लस हो जाए, तो y बराबर 4/-2 कटब तो y का मान कितना मिल जाए -2। बिंदु x का मान आप 0 रखे हैं तो y का मान क्या मिला है -2। ठीक है, अब लिखना है समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या रखें एक बार y बराबर 0 रखना है तो 4x माइनस 2 गुणे 0 माइनस 4 बराबर 0, तो ये तो क्या हो गया 4x ये पूरा 0 ये बराबर जाकर उधर जाएगा क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4x बराबर 4। ठीक है, तो x बराबर 4/4 कट गए तो x का मान क्या मिल गए 1, बिंदु का मिली यहाँ से 1,0 पहले x का मान उसके बाद y का मान। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से 2 बिंदु मिला और समीकरण 2 से 2 बिंदु मिल गए। ठीक है ना, तो अब बिंदु मिल गए अब एक ग्राफ पर हल करन जा। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 से हमने बिंदु निकाल दिया हूं जो कि संगत मिला था। अब इसको ग्राफ पर क्या करते हैं हल करते हैं, फिर अपने दुखहरण जी को बुलाते हैं और इनको यहाँ से सहायता से रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये उधर हो गया, ये इधर हो गया। ठीक है, इनको रखते हैं। ये आपको पता है y अक्ष है, ये आपको पता है x अक्ष है और ये आपका x डैश अक्ष और ये आपका y डैश अक्ष। ठीक है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। बिंदु दर्शाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए पहला बिंदु क्या चला है 0,6, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 यही पर आएगा 0,6। ठीक है, और ये मिलेगा 3,0 3,0 तो 3,0 ये मिलेगा 1 2 3। ठीक है, 3,0। अब इनको हम क्या करते हैं मिलाते हैं। ये मिल गया। ठीक है, इसका समीकरण का नाम क्या होगा
चलिए अभी समीकरण का नाम देखते हैं, पहले इसको भी हल कर लेते हैं। -2 y पे कितना जाएगा, -2, 1 2 0 -2 और 1 0 1 0, यानी कि यहाँ पर आएगा 1 0। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं, क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, 1 0 और ये। ठीक है, मिलाते हैं हम सब। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर काटेगा वहीं पर उस बिंदु का क्या मिलेगा, हल मिलेगा। तो ये लगभग 2 के करीब है, देखिए 2 के करीब है कि नहीं, और ये भी 2 के करीब है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए कह रहा है ग्राफिक विधि से हल करना। हल करने का मतलब चर का मान निकालना, चर मतलब यक्ष का मान निकालने के लिए कहा है। तो ये हल करने के बाद यक्ष का मान निकालने के लिए कहा है, तो दोनों रेखाएं किस बिंदु पे काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो यक्ष अक्ष का मान कितना मिला, 2, और वाई अक्ष का मान भी कितना मिला, 2। इसका मतलब यक्ष अक्ष का मान मिला है 2, यक्ष का मान मिला है 2, और वाई का मान क्या मिला है, 2। यही इसका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है ना, यक्ष का मान 2 मिल रहा है और वाई का मान भी मिल रहा है। पहले यक्ष अक्ष पे चलते हैं, उसके बाद वाई अक्ष पे चलते हैं। इस समीकरण का नाम तो लिख ही देते हैं। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस समीकरण का नाम क्या होगा, 2x + y - 6 = 0, और इसका नाम क्या होगा, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है ना, समीकरण नाम लिख दीजिए। जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर उसका हल होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 का, तो इसका केवल एक ही हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो भी क्या है, x का मान 2 और y का मान 2। ठीक है ना, जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं वहीं पर उस बिंदु का हल मिलता है। तो दोनों रेखाएं क्या काट रही हैं, x पे 2 दूरी पे काट रही हैं और y के 2 दूरी पे काट रही हैं। तो x का मान 2 और y का मान 2 मिल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट, इसको भी हल कर लेते हैं। संगत असंगत बताना है, तो लिखना है समीकरण 2x - 2y - 2 = 0 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 का स्थान पर क्या मिलेगा, a1 का स्थान पर 2, b1 का स्थान पर क्या मिलेगा, -2, और c1 के स्थान पर क्या मिलेगा, -2। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 4x - 4y - 5 = 0 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या मिला है, a2 बराबर क्या मिलेगा, देखिए a2 के स्थान पर क्या है 4, b2 के स्थान पर क्या मिलेगा, b2 का स्थान पर क्या दिया है -4, और c2 के स्थान पर -5। ठीक है, अब यहाँ से a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए a1 का मान 2 और a2 का मान 4, 2/4। ठीक है, b1 का मान -2 और b2 का मान -4, -2/-4, c1 का मान -2 और c2 का मान -5। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस कट गया, इसको काटेंगे तो इसका भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये कट गया तो इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, सॉरी 1/2 नहीं आएगा,
2/5 आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से क्या होगा, A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, C1/C2 का मान 2/5। ठीक है, देखिए ये दोनों मान बराबर, लेकिन ये दोनों मान आपस बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, लिखेंगे अतः यह समांतर है। क्या है, समांतर है और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अतः यह असंगत है। जब कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अच्छी तरह से समझ आया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रश्नावली 3A का कुल 6 पार्ट तक हल किए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।